हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और जैसे कि हम पढ़ रहे हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया कि अगर हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है तो हमारे पास सोर्सेज क्या होने चाहिए। ठीक है, सोर्सेज के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, किस सीरियल ऑर्डर में कैसे कैसे राजा आते रहे और कब तक उन्होंने राज किया। और हम पहले उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम इन राजाओं में से जो इनके बहुत इम्पॉर्टेंट राजा हैं, किंग्स हैं, फिर उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे 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 अगर हम फर्स्ट राजा के बारे में पढ़ेंगे तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके साथ ही पढ़ लेंगे, क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर है इसमें हमारे पास 3 ऐसे राजा हैं जिनके एम्पायर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो उनके पहले 3 किंग हैं तो उनका जो प्रशासन है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तीनों का हमें अलग ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहला राजा उसने कुछ और प्रशासन स्थापित किया, दूसरे ने कुछ और, तीसरे ने कुछ और, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट होगा उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें हर चीज़ का बेस क्लियर होना ज़रूरी होता है। सीधा ये नहीं कि हमने मौर्यन एम्पायर उठाया और पहले राजा के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया तो क्या होगा। एक्चुअली अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो भी हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि अगर हमें ये लगे कल को हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो अगर हमसे कुछ इतिहास के बारे में कोई पूछे तो उसका बेस हमें पता हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है उस हर बेसिक्स को जानना, उस डिटेल को जानना। और ये हमारे पास जो एशियंट इंडिया का इतिहास है, मैंने पहले ही बताया कि ये एक ऐसा इतिहास है जो माइथोलॉजी पे, लिटरेचर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उस इतिहास को हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं और उतना ही ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो इसमें हम मौर्य एम्पायर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि आखिर कौन कौन से राजा हुए उनके और कब तक इनका टाइम पीरियड रहा है। तो सबसे पहले इसे कौन सा इरा कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा है ब्रॉन्ज एज पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन एज भी आता है, स्टोन एज भी है, एक अलग अलग तरह की आइस एज भी है, तो अलग अलग तरह की एजेस हैं। तो ये जो मौर्यन एम्पायर है इसका हिस्टोरिकल एरा कौन सा माना गया है, वो माना गया है आयरन एज। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है कि जो मौर्यन एम्पायर है इनकी कैपिटल कौन सा है, राजधानी कौन सी रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अलग अलग 16 महाजनपद थे वो बहुत छोटे छोटे इलाके थे, तो उन्होंने अपनी अलग अलग राजधानी बना रखी थी। लेकिन समय का बदलाव आया कि मगध बहुत शक्तिशाली हो गया। पहले मगध की राजधानी थी राजगृह, तो अब मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र। तो जो मौर्यन एम्पायर है उसकी राजधानी है, कैपिटल है पाटलिपुत्र। तो ये मगध का जो सारा इलाका है वो मौर्य वंश के अधीन आ गया था, नंद वंश को इन्होंने खत्म कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इनकी लैंग्वेज, कौन सी भाषा में ये लोग अपने सरकारी काम करते थे। तो इनकी भाषा है जो मगधी प्राकृतिक भाषा मानी गई है। हमने ये भी पढ़ा है पहले जैन धर्म में कि उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, तो उन्होंने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है। बुद्ध धर्म में हमने पढ़ा पाली भाषा का प्रयोग किया है। तो ये जो मगध का इलाका है वहां पे प्राकृतिक भाषा है, तो उन्होंने उसे मगधी प्राकृतिक भाषा का नाम दिया है। करेंसी, उनकी करेंसी क्या है, वो कैसे अपना व्यापार करते थे, चीज़ें कैसे खरीदते थे या किसी से कैसे लेते थे। वैसे तो अभी आप यही सोचो कि ज़्यादातर जो उनका व्यापार है, लेन देन है, वो बार्टर सिस्टम है। लेन देन, एक चीज़ दी तो दूसरी ले ली। जैसे कि राजा को टैक्स भी देना है तो टैक्स भी ज़्यादातर फसल के रूप में दिया जाता था। पर राजा खुद बहुत सारी चीज़ें खरीदने की इच्छा रखता है। कई बार किसी जगह को ही किसी राजा से खरीदना है तो कुछ उनकी जो करेंसी है वो है पण, उसे पन कहा गया है। और इनका टोटल टाइम पीरियड हमारे पास है 322 BCE से लेके 185 BCE। तो ये BC और AD का कंसेप्ट मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूं कि कैसे इनको नाम बदल दिए गए, BCE कहा गया है और AD को चेंज कर दिया गया है। और है क्या BC और AD, तो ये देखने के लिए आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपके पास इतिहास एक एज ए सब्जेक्ट है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये बहुत आसान है, सारा सिलेबस है। लेकिन अगर आप इसे एज ए सब्जेक्ट नहीं एज ए इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है बेस को फिर से पढ़ना। तो BC एंड AD को भी जरूर ध्यान से देखें। तो पिछली सारी जितनी वीडियोज़ हैं वो लिंक हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक टॉपिक ये और दूसरा वो, लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे।
तो ये हमारा टाइम पीरियड है। इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इतिहास उस वक्त नहीं लिखा गया, लिटरेचर लिखा गया, और पुराणों से हमें इन राजाओं के बारे में पता चलता है, इनका जो टाइम पीरियड है उसके बारे में पता लगता है। तो ये माना गया है कि उस वक्त मगध में नंद वंश का राज था, तो नंद राजाओं का वो बहुत प्रशासन फैला हुआ था। उसी समय पे भारत पे हमला किया सिकंदर ने। जब हम पहला राजा पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सिकंदर, उसने हमला किया, उसने भारतीय राजाओं को हराया, फिर वो वापस चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो उस वक्त जो मौर्य वंश का स्थापक माना गया है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, उसने उन सारे इकट्ठे किए हुए, जो सिकंदर ने इलाके इकट्ठे किए हुए थे, उनको अपने अधीन कर लिया और एक नए वंश की शुरुआत की, मौर्य वंश की। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर, हम उसको बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है, जो पहला राजा है मौर्य वंश का, उसका समय है 322 से लेके 297 BCE तक। तो ये हम पता है कि BC उल्टा ही चलेगा, तो इनका ये फर्स्ट जो किंग है और काफ़ी ही महत्वपूर्ण किंग है और बहुत महान राजा माना गया, जिसके बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे। दूसरा है बिंदुसार। बिंदुसार इसका पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। ये गद्दी पे बैठा 297 पे वो गद्दी पे बैठा। इसके बारे में दो डाउट्स हैं, या तो वो 272 तक गद्दी पे बैठा रहा या 268 तक। ये माना गया है कि बिंदुसार 297 से लेके 272 तक गद्दी पे बैठा, फिर उसके पुत्रों में युद्ध हुआ, फिर उसके बाद तीसरा राजा जो गद्दी पे बैठा वो 268 में गद्दी पे बैठा, या फिर वो पहले ही गद्दी पे बैठ गया, युद्ध चलता रहा और उसने अपने आप को 268 में राजा घोषित किया। तो दो अलग अलग तरह के विचार हैं। हम वैसे इस विचार को ज़्यादा मायने देते हैं, 297 से 272 तक। उसके बाद आता है अशोक, जो बहुत ही फेमस किंग है। हमने बहुत बार अशोक का नाम सुना है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। अशोक के धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, बुद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिंदुसार का पुत्र है अशोक। अब ये आपको नाम शायद कंफ्यूजन दे सके, हमने पहले पढ़ा है बिंबसार, मगध में हमने पढ़ा था बिंबसार, हिरण्यक वंश में। ये एक अलग राजा है, ये है बिंदुसार। तो ये दो नामों को हमने कंफ्यूज नहीं करना, इसको हमने बिंदुसार ही पढ़ना है, वो बिंबसार था। तो उसके बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पे बैठता है 268 से लेके 232 BCE तक। अशोक के समय में बहुत ऐसे काम हुए हैं जिसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बुद्ध सभा भी बुलाई गई है तीसरी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये अशोक जो है, इसके ऊपर बहुत सारे धारावाहिक बने हैं, सीरियल्स, बहुत सारी मूवीज बनी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अशोका नामक एक मूवी है, आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और ये इसका 268 जो टाइम है, इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि हो सकता है अशोक 272 में ही गद्दी पे बैठ गया हो, फिर उसके बाद उसने 268 में अपना राज्याभिषेक किया। तो बीच वाले 4 साल वो कंफ्यूजन ही है, तो हम इसको 268 से 232 तक का ही समय मानते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट राजा है दशरथ। दशरथ का समय है 232 से 224 BCE तक। फिर है संप्रति। संप्रति आगे आगे उनके पुत्रों को गद्दियां मिलती रही हैं, पोतों और पड़पोतों को। तो उनके पुत्रों को, पोतों को इस तरह से गद्दियां मिलती रही हैं। इनकी डिटेल हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। संप्रति का समय है 224 से 215 BCE तक। उसके बाद है शैलेशका। शैलेशका का समय है 215 से 202 BCE तक। फिर है देववर्मन। देववर्मन का समय है 202 से 195 BCE तक। और उसके बाद है शताधन्वन, 195 से 187 BCE तक। शताधन्वन के बाद है बृहद्रथ, जो इस वंश का लास्ट राजा माना गया है, 187 से लेके 184 तक। जो बृहद्रथ है, बृहद्रथ, इसके बारे में क्या कहा गया है? ये एक ऐसा राजा था जो शायद ज़्यादा ताकतवर नहीं था। इसके समय में जो इसका मंत्री था वो बहुत ताकतवर हो गया। ये भी माना गया है कि इसका जो समय है वो 180 तक भी माना गया है, 185 तक भी माना गया है, लेकिन हम एक्चुअल में इसका निचोड़ निकालेंगे कि कैसे है, क्योंकि मौर्य वंश 185 तक माना गया है।
तो बृहद्रथ गद्दी पे बैठा हुआ था, तो जो उसका मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, उसने इसका कत्ल कर दिया और उसने खुद गद्दी संभाल ली। तो ये माना गया है कि शायद 184 में उसने इसका कत्ल कर दिया। और जब पुष्यमित्र शुंग ने, उसके बाद वो राजा बना, उसने घोषणा की, जब उसने घोषणा की नए वंश की, इसके बाद नया वंश हमारे पास आता है शुंग वंश। तो उस वक्त वो 184-85 जो हमारा समय है वो उस समय शायद था, तो उस वक्त उसने घोषणा कर दी और उसके बाद उसने इसका कत्ल कर दिया। या पहले कत्ल हुआ है या बाद में कत्ल हुआ है, ये हमारे लिए कंफ्यूजन रहेगी। लेकिन 185 में अगर हमारा टाइम पीरियड है तो उसको 184 में मार रहा है, तो इट मीन्स पहले उसने राज्य की स्थापना की, उसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को गद्दी से उतार दिया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। तो ये ऐसी भावनाएं हैं। तो हम इतना कंफ्यूजन में जाने की बजाय इतना ही याद रखेंगे कि बृहद्रथ का समय है 187 से 184 और मौर्य वंश का समय है 322 से 185। यानी अगर वो 184 तक जिंदा भी रहा तो शायद उसको गद्दी से उतार दिया गया और एक नया वंश शुरू होता है शुंग वंश, जिसका श्रेय किसको जाता है, पुष्यमित्र शुंग को। तो ये है पूरी कार्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं उनका कालक्रम है ये मौर्य वंश का। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बहुत बार बताया, बुक्स में एक बुक में कुछ और, दूसरी में कुछ और, तीसरी में कुछ और चलता रहेगा जब तक इतिहास पक्के तौर पे हमारे पास नहीं होगा। तो एशियंट इंडिया में हमारे पास बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहेंगी। तो ये कंक्लूजन्स होते हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि ऐसा ही है, मैं ये भी नहीं कहती कि ऐसा नहीं है। बहुत सारी बुक्स को कंक्लूड करने के बाद निकाला जाता है इतिहासकारों के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं। जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं वो कंक्लूड करके देते हैं हमें कि आप बाकी सारे कामों को छोड़ो, आप इस पर ध्यान दो जो हमने फाइनल फिगर्स दी हैं। तो हम उन इतिहासकारों के हिसाब से ही इस पे भरोसा कर सकते हैं कि यही ठीक होगा हमारे पास, जो उन्होंने हमें ऐतिहासिक तौर पे जो सौंपा है, जो लिटरेचर दिया है। तो इतनी सारी बुक्स हैं एशियंट इंडिया के ऊपर। मैं आपको एक लेक्चर में एशियंट इंडिया की बुक्स के बारे में भी बताऊंगी कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। जो हम अपने सिलेबस में बुक्स पढ़ते हैं उनसे हटके हम और क्या पढ़ सकते हैं कि इतिहास के बारे में हमें खूब जानकारी हो, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ सकें। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत बड़े बड़े इतिहासकार हैं। रोमिला थापर का नाम आपने सुना होगा, RS शर्मा का नाम आपने सुना होगा। बहुत बड़े बड़े इतिहासकार हैं एशियंट इंडिया में। द वंडर दैट वाज इंडिया किताब है हमारे पास, बहुत सारा, जिसके हम बारे में बयान ही नहीं कर सकते। तो अगर आप उन किताबों पे भी, किसी एक किताब पे भी नज़र मारेंगे तो इससे भी ज़्यादा आपके पास, बहुत ज़्यादा आपके पास मटेरियल होगा जिससे आप इतिहास को और खंगाल सकेंगे और बड़ी आसानी से इसको बयान कर पाएंगे। तो ये क्रोनोलॉजी को आप अच्छी तरह से नोट करें और इनमें याद रखें कि इन 9 हम राजाओं के में से मेन पढ़ेंगे एक चंद्रगुप्त मौर्य, थोड़ा सा बिंदुसार के बारे में और सबसे ज़्यादा अशोक के बारे में। तो ये उनके गद्दी दर गद्दी राजा हैं जिन्होंने इस वंश को आगे चलाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने इसकी स्थापना की और विस्तार किया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा महत्व है अशोक का, जिसने इस वंश का नाम रोशन किया, इतना नाम रोशन किया कि और धर्म को इतना प्रचलित किया, बुद्ध धर्म को, फिर अपने धर्म को, कि दूर देशों तक इस धर्म का फैलाव हुआ। थैंक यू सो मच।